हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, काफी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए उत्साहित होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में विजेता वही है जो सबसे सक्षम खिलाड़ी है। अपने जीवन में वही सक्षम खिलाड़ी भी है जो एक्स्ट्रा देने करने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में इस एक्स्ट्रा शब्द का बहुत महत्व है। हम सभी ने एक चीज जरूर ध्यान दी होगी कि जैसे जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो एक्स्ट्रा अगर मुफ्त में किसी चीज पर कोई चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, तो वही चीज ज्यादा बिकती है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। यह हमसे कुछ एक्स्ट्रा चाहती है, एक्स्ट्रा मांगती है, और यदि हम इसे एक्स्ट्रा दे दें तो यह वापस में हमें बहुत कुछ दे जाती है। तो जीवन में यदि हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो जीवन को थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा देना होगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा रुचि, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम इस दुनिया में हम सभी के बीच एक फर्क पैदा कर देता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, हमारी सफलता को दुगनी कर देता है यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो चलिए आज से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे आज की संपादकीय। और आज है 22 मार्च और आज नवरात्र का पहला दिन भी है, तो बहुत शुभ दिन है आज। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संपादकीय, और संपादकीय का आज का टॉपिक है इस्लामी देशों की दुर्दशा का दुष्चक्र। तो हमें इस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इस टॉपिक में हम लोग इस्लामी देश में हमें पाकिस्तान का वर्णन मिल सकता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश मिल सकते हैं पढ़ने को। पर हम देखते हैं कि संपादकीय में हमें क्या कुछ खास आज सीखने को, जानने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक बदहाली के शिकार पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर हाल में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने उत्साहित होकर इस पड़ोसी देश को अनाज भेजने का सुझाव दिया। हालांकि यह तार्किक नहीं, पाकिस्तान की समस्या उसके जन्म के कारण से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। दरअसल पाकिस्तान का निर्माण जिस इस्लामी अवधारणा के आधार पर हुआ, उसमें आर्थिक चिंतन जैसी कोई चीज ही नहीं है। कुरान और हदीस में पूरी चिंता सबको मुसलमान बनाने और दुनिया पर इस्लामी एकाधिकार की है। कहने का मतलब जो कुरान, जो कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, पुस्तक मानी जाती है, उसमें ये चर्चा नहीं है कि कैसे अपने देश को मजबूत बनाया जाए, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाया जाए, इसकी चर्चा नहीं है। उसमें ये इस बात की ज्यादा चिंता व्यक्त की गई है कि कैसे सबको मुसलमान बनाया जाए और पूरी दुनिया को कैसे इस्लामी अधिकार में रखा जाए, इस पर अधिक चर्चा है। बड़ी समझने वाली बात है। इस बीच जहां भी इस्लामी सत्ता कायम हुई, वहां टैक्स वसूल कर राज्य करना, आगे ऐसे हमले जारी रखना और कब्जा करने का ही रक्त रंजित इतिहास रहा है।
किसी इस्लामी राज्य के मुख्यतः 4 आर्थिक स्रोत रहे हैं। खम्स, जो लूट का धन होता है, खराज, जो कि कब्जा किए क्षेत्र में किसानों से टैक्स लिया जाता है, जो कब्जा किया गया होता है, जजिया, काफिरों से टैक्स, मतलब यह धार्मिक कर होता है, और जकात, जो कि मुसलमानों से चंदा या दान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य आर्थिक मॉडल इस्लामी किताबों में नहीं मिलता। चूंकि मुस्लिम अपने पैगंबर और मूल इस्लामी ग्रंथों को ही संपूर्ण मानते हैं, इसीलिए वे इस मॉडल से बाहर निकलकर सुधार नहीं कर सकते। वह इस्लाम विरुद्ध होगा, जिस पर उन्हें कट्टरपंथियों का कोप झेलना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी मतलब निर्णय लिया गया तो जो इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी हैं उनका क्या करना पड़ेगा? विरोध सहना पड़ेगा। जहां तक आर्थिक तंगी की बात है तो पैगंबर ने उसका भी 2 टूक समाधान दिया, और वह यह है कि इस दुनिया का धन असबाब बेमतलब है। जन्नत में इससे बढ़कर सब कुछ है। काफिर, पर्शियनों और रोमनों के पास धन दौलत आदि इस धरती पर अच्छे कर्मों के फल हैं और यहीं तक सीमित रहेंगे, जबकि मुसलमानों को जन्नत मिलेगी। हदीस बुखारी बोलते हैं इसे। पैगंबर की पत्नियों को भी आरामदेह चीजों की कमी पर वही सलाह मिली। इस प्रकार इस्लाम इस धरती पर आर्थिक सामाजिक उन्नति के विचार से ही पल्ला झाड़ता है। जो मिलेगा वह जन्नत में। युवा जिहादियों को भी इसी लालसा से प्रेरित किया जाता है। ऐसे में यदि किसी मुस्लिम देश को यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन या भारत की तरह आर्थिक सामाजिक उन्नति की चाह हो तो उसे खुद को इस्लाम की इस राह से अलग करना होगा। क्योंकि इस्लामी मतवाद में कोई मध्य मार्ग नहीं, इसीलिए अंततः मुस्लिम शासक तरह तरह की मुसीबतों में फंसते हैं। यह पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी मुस्लिम देशों का दुष्चक्र है। कुछ देशों में जरूर प्राकृतिक संपदा और गैर मुस्लिमों का उपयोग कर अर्थव्यवस्था बेहतर चल रही है। पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर, कराची और मुल्तान आदि भी शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृश्य से अग्रणी नगर थे। इन शहरों में ऐसी गतिविधियों के अगुआ मुख्य रूप से हिंदू और सिख थे, लेकिन विभाजन के बाद उन्हें प्रताड़ित कर भगा दिया गया। परिणाम स्वरूप उनके साथ ही आर्थिक उन्नति भी पलायन कर गई। स्पष्ट है कि इस्लामी मतवाद और आर्थिक विकास के बीच दुराव तनाव अस्थायी है। उन्नति, खुशहाली, सामाजिक शांति के लिए शरीयत के कायदे छोड़ना जरूरी है, जबकि इस्लाम की शान के लिए भौतिक प्रगति की बात ही खारिज करना लाजमी है। जब भी किसी मुस्लिम शासक ने इस्लामी निर्देशों का परित्याग कर सुधार की ओर कदम बढ़ाए
तो ऐतिहासिक अनुभव यही बताते हैं कि वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए। कारण यह भी है कि इस्लाम एक अंतरराष्ट्रीय मतवाद है और वह देश की सीमाएं नहीं मानता। इस्लामी उलेमा दुनिया भर के मुसलमानों पर दबाव रखते हैं। इसके लिए उनके पास कानून, मानवता या नैतिकता की कोई बाधा नहीं। वे छल, बल और हिंसा आदि हर संभव तरीके से मुसलमानों को मूल रास्ते पर टिके रहने के लिए बाध्य करते हैं। अधिकांश मुस्लिम शासक और बुद्धिजीवी भी यह बाध्यता महसूस करते हैं। प्रत्येक विवेकशील मुसलमान भी इस दुष्चक्र को महसूस करता है। जैसे मिस्र के लेखक इस्लाम अल बहेरी ने हाल ही में स्काई न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि इस्लामी मुख्य धारा ही जिहाद को प्रोत्साहित करती है। इसी के चलते आज की हर चीज से इस्लाम को समस्या है। अन्य धर्मों, स्त्रियों, नागरिक मूल्यों, संविधान, मानवीय नैतिकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, बैंक और ब्याज, अंग प्रत्यारोपण, तमाम दवाएं, खान पान और पहनावे से लेकर औपचारिक शिक्षा के अनेक विषयों से भी। इसीलिए हाल के दौर में तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और लेबनान सरीखे कई मुस्लिम देशों की भी दुर्दशा दिख रही है, जो पहले अधिक खुशहाल थे। वास्तव में उनकी समृद्धि का कारण इस्लामी रिवाजों को पीछे छोड़ना और गैर मुस्लिमों के साथ समानता का संबंध रखना ही था। पाकिस्तान भी एक समृद्ध क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से वह ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति की महान विरासत से जुड़ा है, किंतु वह सब इस्लाम से पहले की हिंदू देन थी। इसी कारण पाकिस्तान में संपूर्ण शिक्षा उसे खारिज करती है। वहां इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता ताकि काफिरों से जुड़ी गौरवशाली बातें छिपाई जाएं। बदले में जो वर्तमान उन्होंने बनाया वह पूरी दुनिया में जिहाद का निर्यात एवं कुख्यात मदरसों के रूप में जिहादी फैक्ट्रियां ही हैं। इसीलिए पाकिस्तान की समस्या अनाज की कमी नहीं है। वहां एक महत्वपूर्ण वर्ग मानता है कि इस्लाम से दूर होने से ही वे मुसीबत में पड़े हैं, तो उन्हें पक्का इस्लाम लागू करना चाहिए। पड़ोसी अफगानिस्तान को उन्होंने यही सिखाया और अब उनकी भी वही दुर्गति हो रही है। पाकिस्तान का टूटना भी हमारी समस्या का समाधान नहीं। आखिर 1971 में टूट के बाद भी उसका वजूद बना रहा और वह भारत में जिहादी हमले करवाता रहा। इस सब के बावजूद उसे पश्चिमी और अरब देशों से भारी सहायता मिलती रही। इसीलिए हमें वहां मौजूद समस्या को समग्रता में देखना होगा। परवेज मुशर्रफ ने कहा ही था कि भारत के अंदर भी एक पाकिस्तान है जो अंततः भारी पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान का ध्वस्त होना हमारे लिए कोई स्वतः राहत नहीं। यह लड़ाई तो उस मतवाद से है जिससे पाकिस्तान और भारत ही नहीं, दुनिया के असंख्य देश अपनी अपनी तरह से त्रस्त हैं। तभी पाकिस्तान की समस्या का वास्तविक हल हो सकेगा।
तो ये रही आज की संपादकीय। लेखक कौन है? लेखक है राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक एवं वरिष्ठ स्तंभकार, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है शंकर शरण। शंकर शरण जी की यह संपादकीय लेख था आज का। और इस लेख के माध्यम से हमने पाकिस्तान के बारे में जानने का प्रयास किया कि इस पाकिस्तान की क्या रणनीति है, उसका क्या मत है, उसका लक्ष्य क्या है। तो उसका लक्ष्य इस्लाम का प्रसार करना है, न कि आर्थिक मामला कोई उसके लिए मायने रखता है। ऐसा मतलब हम लोगों ने संपादकीय को पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकाला है। तो आज की संपादकीय में हमने पाकिस्तान के बारे में सारी चीज़ों को जाना। वैसे जानना भी चाहिए कि अपने पड़ोसी देशों में क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, भारत को उस संबंध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें कुछ न कुछ जरूर मिल जाती है। तो आज की संपादकीय काफ़ी नॉलेजेबल रही। तो आशा है कि आप लोग इससे जरूर लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं अगली संपादकीय में। धन्यवाद।